नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिका ने आज अमेरिका ने आज नहीं बल्कि एक दिन पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, बल्कि जो बाइडन ने, अमेरिका ने नहीं, जो बाइडन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान को आजाद कराएंगे। और उनके इस बयान के बाद ईरान में हलचल मच गई है। और बाइडन की इस टिप्पणी पर, इस बयान पर प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। बल्कि वहां के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उन्होंने कहा है कि ईरान तो 1979 में ही आजाद हो गया था। और अब क्या वो हमको आजाद कराएंगे? क्या मतलब है बाइडन का ये कहना? आखिर वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर गुलरेज शेख। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, ये बाइडेन को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि अभी इसके बारे में ये कहा जा रहा है, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता किर्बी, जॉन किर्बी, उन्होंने ये कहा है कि ये कंफ्यूजन था, तो बाइडेन ने ऐसा कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान में जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है उसको समर्थन देना जारी रखेगा। और वो जो जो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो उनके साथ है। इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए पांडे जी, पहली बात तो व्हाइट हाउस क्या कहता है बेचारा ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जो बाइडन ऐसी ऐसी चीजें करते रहते हैं कि कभी तो वो कोई है ही नहीं उससे हाथ मिला लेते हैं। कभी उनका बेटे के विषय में वो कह देते हैं कि मेरा बेटा जो था वो इराक में डेथ हुई थी, जबकि उसकी इराक में डेथ नहीं हुई थी। तो जो बाइडन कब क्या कह दें ये समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि बड़े पशुपेश में होते होंगे व्हाइट व्हाइट हाउस के प्रवक्ता आज की तारीख में, कि ये बंदा कब क्या कह देगा, क्या सेंसेस रहते हैं कि नहीं रहते। लेकिन मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो आप ये आपको सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन अपने दिल से एक बात पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप के समय दुनिया ज्यादा शांत थी कि जो बाइडेन के समय थे? आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो, लेकिन यदि इस टिप्पणी विशेष के बारे में हम यदि बात करें तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि ये बोल रहे थे एक चुनावी सभा में। और 8 नवंबर को अमेरिका में मध्यावर्ती चुनाव है, और ये मध्यावर्ती चुनाव जो बाइडेन के लिए इतने अहम है कि ये जीवन मरण का विषय है। अगर रिपब्लिकन्स की वहां पर बहुत बहुतायत हो गई कांग्रेस में या सेनेट में या दोनों में अगर हो जाती है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर भी महाभियोग आ जाए। और बहुत बड़ा महाभियोग आएगा इनके ऊपर, ट्रंप से ज्यादा खतरनाक आएगा। क्योंकि फिर वो हंटर बाइडन के वो जो लैपटॉप में से जितने राज हैं उन सब पे बात होगी। यदि सुपीना करके बुलाया जाता है हंटर बाइडन को और उनको ऑन ओथ बोलना पड़ेगा, तो बड़ी समस्या में फंस जाएंगे ये। तो आप इस चीज को समझिए कि इनके लिए जीवन मरण का विषय है। इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा। फेडरल रिजर्व लगातार अपने ब्याज की दर बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। लेकिन उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी इफेक्ट हो रही है। अमेरिकन प्रोडक्ट जितना डॉलर मजबूत होगा उतना अमेरिका का निर्यात जो है वो प्रभावित होगा। तो ये स्थिति जो है ना इकोनॉमी की, वो बहुत बद से बदतर की तरफ जाती जा रही है। लोगों में रोष है इन चीजों को लेकर। तो वो चाहते हैं कि पहले तो या तो वो पूरा ध्यान आकर्षण जो है जनता का वो चला जाए रशिया यूक्रेन वॉर में। यदि वो भी नहीं होता है तो फिर ईरान का मसला खोले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मसला खोल सकते हैं। टिप्पणी करना एक अलग बात है। कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट अगर बंद भी होता है वहां पर तो स्टारलिंक से ऑन करवा कर मैसेजेस फैलाकर ये सब कर सकते हैं वो। लेकिन क्या डायरेक्टली कुछ कर पाएंगे, इंटरवेंशन कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए। इसलिए मुश्किल है पांडे जी, क्योंकि आप ये समझिए कि चाइना से उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है। बहुत अच्छी तरह से कोल्ड वॉर चल रही है। अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में B-52 जो बॉम्बर्स हैं उनका एक लॉट भेजा है।
अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इंडो पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल करे। सोलोमन आइलैंड्स ने एक तरह से चाइना से एक सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे पैक्ट साइन कर लिया है। मुझे लगता है कि कुछ ही समय में आप पाएंगे कि चीनी जो ट्रूप्स हैं वो सोलोमन आइलैंड्स में आ जाएं। अब ये कुनबा जो है ना, अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक के छोटे आइलैंड्स थे वहां पर जाएगा, और अमेरिका मतलब ब्रिटेन भी उसमें जाएगा। एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज बोलने वाले जो कम्युनिटी है, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, कनाडा हुआ, उनका निवेश भी वहां जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करके वो उस चीज को फायदा पहुंचाएंगे। और अभी डेफिनेटली वेस्ट का पूरा ध्यान जो है वो चाइना पर है। कुछ दिन पहले उनका डिफेंस डॉक्ट्रिन आया जो है, उसमें भी उन्होंने जो बताया है कि रशिया को एक परेशानी बताई है, एक डेंजर बताया है, लेकिन जो जो मेन कॉम्पिटिटर बताया है जिससे अमेरिका को खतरा है, उसको चीन को बताया है, और है भी सही, वो बात सच है। तो अमेरिका को यदि चाइना को कंट्रोल करना है तो उसको मिडिल ईस्ट से निकलना होगा। और मिडिल ईस्ट से वो लगातार निकलता जा रहा है। मैंने आपके ही शो में शायद बताया था पिछली बार कि कतर में जो एक अनुषांगिक ब्रांच शाखा है व्हाइट हाउस के डिफेंस मंत्रालय की, पेंटागन की, जो छावनियां बनाती है, वो वहां से वो उसने वहां से पैकअप कर लिया है। तो एक तरफ से तो यूएस जो है विड्रॉ कर रहा है अपने आप को मिडिल ईस्ट से, और अपने निवेश को लगा रहा है इंडो पैसिफिक में, ताकि चाइना को चेक किया जा सके, उसका एक्सपेंशन को रोका जा सके। दूसरी तरफ ऐसे बयान आ रहे हैं, और ये बयान की मैं इसलिए भी कहता हूं कि प्रैक्टिकली हम यदि बात करें तो ये नहीं। तो समझिए कि आज आप सोचिए पांडे जी की एक जंग हो जाए ईरान के उधर, और इस ईरान की जनता को फ्री करने का मतलब क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन जैसा सद्दाम हुसैन का किया था वैसे किया जाए वहां पर। तो क्या इतना आसान है वो उससे ज्यादा मुश्किल है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स और ये सब बना रखे हैं, जो कि वो रशिया को भी दे रहा है आज के समय, तो फिर वो रेजिस्ट करेगा। और रेजिस्टेंस का सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? ये आपके यदि देख सक रहे हैं वो व्यूवर्स, दिख रहा है साहब? जी जी जी, दिख रहा है। ये है जी जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जल डमरू मध्य हरमुज का। और यहां से ज्यादातर दुनिया का तेल जाता है। अब आप समझिए, जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, और ये जो चोक पॉइंट है ना, ये सबसे बड़ा चोक पॉइंट माना जाता है तेल के लिए, और यहाँ पर नियंत्रण पूरा है ईरान का। वो बहुत छोटा चोक पॉइंट है। तो अगर ईरानी नेवी बड़ी आसानी से इस चोक पॉइंट को अगर रोक देती है, तो फिर तेल की कीमतें दुनिया भर में कहाँ चली जाएंगी? क्या यूरोप, क्या एशिया, क्या अमेरिका इस चीज को आज के समय बर्दाश्त कर सकता है? और ऐसी गलती भी कर सकता है जब रिसेशन दुनिया भर में फैल चुका है। सब फ्रांस में ये हालत है कि फ्रांस की स्थिति पावर कट्स की आ चुकी है। ब्रिटेन की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। फ्रांस के जो फ्यूल स्टेशन है, कई 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 जगहों पर पेरिस के सबवर्ब में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि 3 गुना 4 गुना तेल की कीमतें हो जाएं, तो इकोनॉमी के बंटे ढाक हो जाएंगे। और यदि गल्फ में अभी वॉर होती है, तो ये स्थिति परिस्थिति डेफिनेटली बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो वक्तव्य है ना, ये 8 नवंबर का जो चुनाव है अमेरिका का, उसके लिए पोषक है। उसको खाना खिलाया जा रहा है कि बेटा खा लो और चुप रहो, कि हम ईरान को फ्री करेंगे, हम उनके रेजिम से उनको निजात देंगे। ये सब बातें जो है ना, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए की गई है। इसका जियो पॉलिटिक्स से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज एक और भी कहता हूं मैं इसमें, देखिए, एक डेवलपमेंट अभी इसराइल के चुनाव में हुआ है। बीबी बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो जी बेंजामिन नेतन्याहू के अच्छे संबंध ना ओबामा से थे ना जो बाइडन से थे। अब आप इस समीकरण को देखिए कि बाइडन इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ नेतन्याहू। जब वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो एक फ्रंट और इधर खोलेंगे क्या? तो ये सब बहुत सारे समीकरण ऐसे हैं जो बहुत कुछ सोचने को मजबूर करते हैं। फिर तीसरा और सबसे बड़ा समीकरण बताओ, इसमें हो सकता है धमकी भी हो जो ईरान को दी जा रही है, क्योंकि ईरान जो है लगातार ड्रोन्स दे रहा है, और अपने लोगों को भी भेज रहा है प्रशिक्षण के लिए रशिया की तरफ।
और यूक्रेन वॉर में वो ड्रोन्स काफी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और अभी ये बात चल रही है कि मीडियम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी ईरान से रशिया लेगा। तो एक तरह से ये भी धमकी हो सकती है कि भैया तुम यहाँ पर रुक जाओ, अगर नहीं रुकोगे तो हम आपके घर में कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। लेकिन क्या उल्टा सीधा होना संभव है? इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी मैं बोलता हूँ कि देखिए, जियो पॉलिटिक्स मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स। तो हम ज्योग्राफी को कभी नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। फिर थोड़ा सा नक्शा दिखाने की भाई साहब कोशिश कर रहा हूँ, अगर व्हाइट बैकग्राउंड का नक्शा मिला है मुझे, समझ में आ जाए व्यूवर्स को। देखिए, आप ये देखिए, इधर पोजीशन देखिए रशिया की, ये रहा रशिया। उधर आता है टर्की, इधर आता है सीरिया और ईरान। अब आपको दिखेगा कि एक पूरा बेल्ट बन रहा है, विशेषकर रशिया टर्की नेटो का है, इसको, इस टर्की को आप एलिमिनेट कर दीजिए। रशिया, ईरान, सीरिया और कहीं ना कहीं इराक, क्योंकि इराक में भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ईरान को अपने धर्म गुरु की तरह देखता है। और इराक की जो संसद है उसने अमेरिकन ट्रूप्स के विड्रॉल का बिल पास किया है, तब भी वो हटे नहीं है अभी तक। तो इस क्षेत्र को देखिए, अब रशिया इसमें क्या इंटरवीन नहीं करेगा? डेफिनेटली इंटरवीन करेगा अगर कुछ होता है। मैंने आपको बार बार कहा कि रूस के जो 3 स्तंभ थे, प्रमुख 4 स्तंभ थे मिडिल ईस्ट में, उसमें से 2 गिर चुके हैं। एक था सद्दाम हुसैन, उसको गिरा दिया गया। दूसरा था मोहम्मद गद्दाफी, उसको गिराया गया। तीसरे पे हमला हुआ, वो था असद सीरिया का। उसके लिए पुतिन बीच में आके खड़े हो गए और उसको स्टेबल कर दिया। अब उनके पैर मजबूत हो गए सीरिया में। फिर चौथा है ईरान। तो ये आप मान के चलिए कि ये पूरा बेल्ट है। और यदि यहां पर कुछ तख्ता पलट की कोशिश की जाती है बाय यूज ऑफ फोर्स, तो फिर रशिया प्रॉक्सी वॉर अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा ईरान में। जी जी क्या जी। अमेरिका चाइना को भुलाकर ये अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि यहां देखिए, विद चाइना उसकी हेजेमनी का प्रश्न है। चाइना चाहता है अपने आप को सुपर पावर बनाकर अमेरिका को ओवरटेक करना, टेक ओवर करना वर्ल्ड हेजेमनी में। तो और अमेरिका की यदि हेजेमनी खत्म हो जाती है तो डॉलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉलर किसी चीज से बैक्ड नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं बैक्ड है। और वो बैक्ड है अमेरिका की हेजेमनी और अमेरिका की मिलिट्री से। तो यदि अमेरिकन हेजेमनी खत्म होती है तो डॉलर खत्म होगा, डॉलर खत्म होगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अमेरिकन ड्रीम वो खत्म होता है। तो ये जो है ना, केवल बोल वचन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। 8 तारीख हो जाने दे, नतीजे आ जाने दे, उसके बाद चीजें बहुत कुछ परिवर्तित हो सकती हैं। और इसमें एक चीज को और याद रखिए, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे भी लगता है कॉन्स्पिरेसी है। सऊदी अरब ने बीच में जो कहा था कि हमको इत्तिला है कि 24-48 घंटे में ईरान हमला कर सकता है सऊदी अरब पर भी और अमेरिकन पर भी। तो ये भी एक ब्रॉडर पिक्चर गेम प्लान हो सकता है कि जो बाइडेन की बात उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन कम करके नहीं की, फिर कुछ रिश्तों में सुधार करना होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि ठीक है, हम ये आपके लिए वक्त भी देंगे ताकि आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक ऑडियंस कंज्यूम कर सके और आपको शायद चुनाव में कुछ फायदा मिल सके। ये भी हो सकता है कि वो सऊदी अरब का वक्तव्य आया कि इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट है और अमेरिका का ये वक्तव्य आया। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बाइडन ने हो सकता है कि स्टेटमेंट दिया हो, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन बाइडन जिस तरह के जो रवैया बाइडन का अब तक रहा है, भारत को भी मतलब एक तरह से छेड़ना, ये इनका एक इनकी पॉलिसी डेमोक्रेट्स की हमेशा रही है। उन्होंने अपना एक श्रीनगर में पाकिस्तान का जो अपना एक जो एम्बेसडर था इस्लामाबाद में वो भेज दिया। वो उसके श्रीनगर बाद नहीं, सऊद उन्होंने पाक हाँ जी। ऑक्युपाइड कश्मीर में भेजा। कहाँ? हाँ, वहां भेजा, पाक तो ऑक्युपाइड उन्होंने वो पाक बात कही वहां जाकर जिससे हम सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, उसको आजाद कश्मीर बोला उसने। आजाद कश्मीर बोला। तो इसके अलावा सऊदी अरब भी इनसे दूरी बना रहा है। इधर नेटो के जो देश है वो भी परेशान है, मतलब उसमें ये रिफ्ट दिख रही है। तो बाइडेन जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है या जो भी है, लेकिन इससे वो लगातार अलोकप्रिय हो रहे हैं। और क्या इससे जो उनके जो एलाई हैं वो खुश होंगे क्या इससे?
नहीं, अलायंस तो हमको दूर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले फ्रांस और जर्मनी ने बड़ी खुली चेतावनी दी थी कि जिस प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म जो कर रहे हैं बाइडेन अपनी इंडस्ट्री को, तो हमको भी ये करना चाहिए कि बाय यूरोपियन की बात की जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि आप इस प्रकार से काम करते हो तो इसके रिपरकशंस होंगे। फ्रांस की सड़कों पर, चेक की सड़कों पर, चेक रिपब्लिक को, जर्मनी की सड़कों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि नेटो को छोड़ दो। जर्मनी के जो इकोनॉमी मिनिस्टर थे उन्होंने बिना नाम लिए एक तरह से कटाक्ष किया है कि जो गैस की प्राइसेस है वो तो एस्ट्रोनॉमिकली हाई गई है, और उसमें जो कुछ किरदार है हमारे दोस्तों का भी अच्छा नहीं है। मतलब वो अमेरिका के ऊपर कहते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स की ये पॉलिसी सेल्फिशनेस की है, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, वो साथ में पैसा कमाने के लिए। आप देखिए ना कि अमेरिका में लगभग $3 गैस का रेट है, यूरोपियन यूनियन और नेटो की कंट्रीज में $6, उसी अमेरिकन गैस का डबल कीमत में बेची जा रही है। जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन एक, अब जैसे इराक को तबाह किया इन्होंने, अब उसके बाद इन्हें लीबिया में इन्होंने गद्दाफी को मरवाया। आप ये देखिए कि ये लगातार इस तरह, अब क्योंकि ईरान में भी तेल बहुत है, तो कहीं ना कहीं इनके इनके रडार पर ईरान तो शुरू से ही है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कासिम सुलेमानी को मरवा दिया था, जो उनका कमांडर था ईरान का। तो आईआरजीसी का। जी जी जी, तो आप बताइए कि ये तो शुरू से ही ईरान के पीछे ही पड़े हुए हैं। देखिए, इसमें जो है ना साहब, कहीं ना कहीं ईरान की भी गलती है। जब जी हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें और एनालिसिस करें तो हमको बिल्कुल स्पष्टवादी होना चाहिए और खुल के उस पर विश्लेषण करना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से ईरान की गलती है, और गलती ये है कि 1979 में जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुई थी आयतुल्लाह खोमेनी के समय, तो उस समय जो अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर एक आक्षेप लगाया गया था कि ये जासूसी का अड्डा है। और उसके बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे, ईरानियन रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसको न केवल घेर लिया बल्कि अमेरिकन स्टाफ को बंधक बना दिया। वो काफी लंबे समय तक वो चला था क्राइसिस। तो वो अपने आप में गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से आप किसी भी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त लोग थे उनके साथ इस तरह से बिहेवियर नहीं कर सकते। आप एम्बेसी के अंदर पैर भी नहीं रख सकते। उसको घेरना और ये सब तो बहुत दूर की बात है, उसको सराउंड करना, अंदर घुस जाना, आप पैर भी नहीं रख सकते। तो आपने ये गलत किया। दूसरी बात, जिस प्रकार के वक्तव्य लगातार इसराइल के विषय में आते हैं वो अच्छे नहीं है। देखिए, आप इसराइल को, मैं ईरानियों के बारे में बोल रहा हूँ, पसंद करो ना पसंद करो, लेकिन आप उसका एग्जिस्टेंस पे बात करो तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और उसके पीछे भी एक कारण मुझे लगता है कि अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का नेता दिखाना। वहां पर भी हो सकता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बहुत सारी बात की जाती है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि अभी तक ना इसराइल ने डायरेक्टली कुछ ईरान के ऊपर किया है, डायरेक्टली जो भी किया हो, ना ईरान ने अपने इतिहास में आयतुल्लाह खोमेनी के समय से आज तक, शाह के तो बड़ा अच्छा संबंध थे, आज तक कुछ भी नहीं किया। तो ये भी एक डोमेस्टिक ऑडियंस के कंजम्पशन के लिए किया जाता है। जी जी, ठीक है डॉक्टर ये साहब, आपने बिल्कुल इसकी ईरान की गलती है। देखिए, ईरान बहुत सारी जगह अपने प्रॉक्सी चलाता है, वो भी गलत है। आप यमन में अपने प्रॉक्सी चला रहे हो, बिल्कुल आपके बिल्कुल। प्रॉक्सी लेबनान में है। तो रीजनल हेजेमन बनने के लिए ईरान भी बहुत सारी जगह वो काम करता है जो नहीं करना चाहिए। हिजबुल्लाह को हथियार यही लोग देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, लेबनान मतलब वो हिजबुल्लाह। जी जी जी, आप हिजबुल्लाह। देखिए, लेबनान में जो भी निर्णय होता है हिजबुल्लाह लेता है, जी, और हिजबुल्लाह मतलब ईरान। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही हूती मतलब ईरान। ईरान, ठीक कह रहे हैं आप। बहुत वाकई इस पे आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, गलती ईरान की भी लेकिन है। मानना पड़ेगा, आईएसआईएस को सबसे ज्यादा अगर लड़ने में खिलाफ काम किया है तो वो ईरान और सीरिया ने किया है, जो कि ईरान समर्थन। जी जी जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए। ईरान का बिल्कुल महत्वपूर्ण रोल रहा है आईएस को खत्म करने में। जी,
ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और सही कहा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो बाइडेन ने ऐसा कहा, उन्होंने एक रैली में ये बात कही थी और उसकी उसके ऊपर बड़ी उसकी सख्त आलोचना हो रही है। बल्कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 62 देशों में अमेरिका ने बगावत कराई है। अमेरिका की तो ये हिस्ट्री रही है। तो डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े, आपने हमको इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि जी जी। ये बात ईरान की गलत नहीं है कि सत्ता परिवर्तन करने की अमेरिका कोशिश करता है। वो आपने यूक्रेन में की थी, आपने चिले में किया था, आपने क्यूबा में खूब कोशिश की, आपने रशिया में भी बार बार कोशिश करते हो, अभी आपने कजाकिस्तान में कोशिश की थी। तो जहां जहां रेजिम्स आपके फेवरेबल नहीं होते हैं, आप उनको निपटाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। जो ईरान गलत करता है कि दूसरे देशों में हस्तक्षेप करना, वो अमेरिका भी गलत है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक चलते चलते एक सवाल, अगर आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज की बात ही अगर है, अगर अमेरिका ऐसा कराता है, तो फिर इमरान खान क्या गलत कह रहा है कि अमेरिका तो कराता है रिजीम, जबकि उस वहां ये कहा जा रहा है नहीं, वहां अमेरिका ने कुछ नहीं किया। वहां तो जो जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो कह रही है तो खाली अपनी कुर्सी जा रही है इसलिए ऐसा करा, जबकि अमेरिका ही पाकिस्तान में कराता है रिजीम चेंज। मेरा तो अपना कम से कम मेरा अपना तो ये मानना है। नहीं, अमेरिका ने तो हमेशा पाकिस्तान में रेजिम चेंज करवाए हैं। और आप जी ये देखिए, एक तरफ तो अमेरिका बात करता है डेमोक्रेसी की, और पाकिस्तान में जितनी भी मिलिट्री तानाशाही रही उनको साथ लेके बैठा। तो अमेरिका, जो इमरान खान की बात में सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए उससे अच्छा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता, जो पाकिस्तान के खुद टुकड़े करवा दे, पाकिस्तान के सारे अलाइज को दूर कर दे, जो पाकिस्तान को एक कटोरा हाथ में दे दे। अभी आप देखिए, जब से इमरान गया है, IMF का लोन भी आ गया, FCC का प्रोग्राम भी आ गया, FATF से भी बाहर निकल गए। तो इमरान कितना अच्छा है अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा। चाहता बिल्कुल। और उनका जो इमरान के जाने से तो उनका सीपैक भी बंद हो गया था, अरे इमरान के साहब, रहते। इमरान की वजह से चाइना से इनके रिलेशन खराब हुए, इमरान की जी वजह से यूएई से हुए, यहाँ तक कि यूएई ने पाकिस्तानी नए लेबर्स को वीजा देना बंद कर दिया था। इनके सऊदी अरब से रिलेशन खराब हुए, इनके अमेरिका से खराब हुए। किससे अच्छे रहे? बिल्कुल, सब सही खराब हो गए। ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जोड़ने के लिए। आपसे बातचीत फिर करेंगे एक नए मुद्दे पर। व्यूअर्स को ये जरूर कहूंगा, 3 दिन में प्रवास पर रहूंगा, 2-3 दिन बाद मिलेंगे, और मिलेंगे तो मोस्टली बात करेंगे चाइनीज इकोनॉमी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद।